हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 343 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 344 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की और आवश्यकता है। तो आपका प्रश्न है, वर्तमान कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। एमएसएमई क्षेत्र की मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? इसमें सुधार हेतु क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? आपने लिखा है, भारत में कोविड-19 के कारण एमएसएमई संभवतः सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में कोरोना से पूर्व की स्थिति, ये क्षेत्र 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है और इसका जीडीपी में 30% का योगदान है। हालिया सर्वेक्षण पाया गया है कि उनमें से 71% उद्यम अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं कर पाए हैं। अधिकांश एमएसएमई पहले से ही तरलता की कमी से जूझ रहे थे, परंतु महामारी ने नई चुनौतियां इनके सामने उत्पन्न कर दी हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, सामान्यतः बहुत ही छोटे स्तर पर से उद्यम कार्य करते हैं, जिनका पंजीकरण नहीं कराया गया होता तथा जीएसटी की पहुंच से बाहर होते हैं। अब इस संकट की घड़ी में ठोस आंकड़ों के अभाव में इन उद्यमों को सहायता पहुंचाना एक चुनौती है। ऐसे उद्यमों में वित्त पोषण कमी एक सबसे बड़ी चुनौती है। इन उद्यमों की आय में गिरावट व अन्य समस्याओं से जूझते हुए लॉकडाउन को अस्तित्व परिचित बढ़ने लगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, खाद्य प्रसंस्करण की समस्या और श्रमिक पलायन के कारण इन उद्यमों को पुनः शुरू कर पाना एक बड़ी चुनौती है। हालिया आरबीआई द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में तरलता की कमी को दूर करने की दिशा में कदम उठाया गया। साथ ही सरकार कर में कटौती, रिफंड प्रक्रिया में तेजी के साथ ही पीएम किसान जनधन योजना के तहत लोकल से वोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत ट्राइफेड पोर्टल के द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है। निष्कर्षतः उपरोक्त योजनाओं से प्राप्त सीमित उद्देश्यों को ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी जारी करके तथा अटल इनोवेशन मिशन की मदद से पूर्णता प्राप्त किया जा सकता है। ये लाइन आपकी काफ़ी बेहतरीन है, ये वाला पैरा, और आपका उत्तर भी अच्छा है, तथ्यात्मक जानकारी अच्छी है। लेकिन आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें सुधारनी है। 2-3 चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ सुधारनी है, जिसको शायद मैं आपके हर एक उत्तर में कह रहा हूँ, बट पता नहीं क्यों इस पर ध्यान नहीं जा रहा है आपका, कि आप इसे खरोष्टी लिपि में क्यों लिखते हैं। मतलब आप इस तरफ से इस तरफ को क्यों लिखते हैं, आप इधर से ऐसे क्यों नहीं लिखते, ठीक है ना। और अगर आप इस तरफ से भी लिखते हैं तो ऐसा लिखें कि यहाँ से यहाँ तक आप पहुँच जाएँ, ठीक है ना। इतनी जगह अगर आप स्पेस में छोड़ेंगे तो एग्जामिनर को बहुत ख़राब लगेगा और इससे दिक्कत है आपके उत्तर में भी। आप देखिए आपके शब्द कितने ज़्यादा अच्छे शब्द लिखे हैं, अच्छे तथ्य डाले हैं, लेकिन पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। एग्जामिनर को लगेगा यहाँ पे कोई चीज़, लगता है शब्द रह गए हैं इनके। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। पेपर में ये गलती करोगे तो माइनस मार्किंग आ जाएगी, और मैंने आपके लगभग हर एक उत्तर में यही कमी बताई है, बट आप क्यों नहीं दूर कर पा रहे मुझे तो नहीं पता, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आप इनको बता रहे हैं ना, तथ्यों को जो बता रहे हैं, तो आप इनमें से इस चीज़ को हटा दें। जैसे ये ज़्यादा ब्रैकेट भी नहीं ज़रूरी होते हैं, तो ये चीज़ हटा दें, इतना आंकड़ा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। आपको ये नहीं मेंशन करना है यहाँ पे। दूसरी बात ये भी है कि जब आप यहाँ पे ये चीज़ें बता रहे हैं ना, तो इनको यहाँ से पॉइंट को डालिए, ठीक है। पॉइंट को यहाँ से डालिए, राइटिंग को थोड़ा और अच्छा कीजिए। जल्दबाजी में आंसर मत लिखिए। आप अच्छी राइटिंग में लिखते हैं तो अच्छी राइटिंग में लिखें, जानबूझकर अपनी राइटिंग को ख़राब मत करें, ठीक है। अब आपने जब ये चीज़ें बता दी, देखो क्वेश्चन सीधा सा क्या कहता है कि नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, चुनौतियाँ कौन हैं, सुधार हेतु क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो आपने जब यहाँ पे चुनौतियाँ बता दी, ठीक है, एक बड़ी चुनौती, ऐसा मत बताइए, यहाँ पे सीधे पॉइंट लिखा करिए। बार बार आप अगर ऐसे लिखने लगेंगे, बड़ी चुनौती हैं, अस्तित्व प्रश्न लगा देंगे, तो वहीं पे निष्कर्ष हो जाता है आपका। तो वो निष्कर्ष आपको वहाँ पे नहीं करना है। आपको क्या करना है कि इन पॉइंट्स को बिल्कुल सामान्य तरीके से बताएं, जैसे कि इन उद्यमों के पंजीकरण की समस्या है, ठीक है, नंबर 1, ऐसे पॉइंट डाले जाते हैं हमेशा। नंबर 2, जीएसटी की पहुंच से बाहर है। नंबर 3, आंकड़ों का अभाव है। अब सोचो इतने में ही हमने कितने छोटे छोटे पॉइंट बना लिए। नंबर 4, वित्त पोषण की सबसे बड़ी समस्या है। नंबर 5, इनकी आय में गिरावट, ये तो नहीं डालना है आपको, ये ऊपर वाली की चीज़ हो गई, ठीक है। नंबर 5,
खाद्य प्रसंस्करण या अवसंरचना, यहाँ पे आप डालिए अवसंरचना की कमी, ठीक है। नंबर 6 श्रमिक पलायन, ठीक है। अब आप बताइए कि उपयुक्त चुनौतियों से स्पष्ट है कि इनमें जल्द से जल्द सुधार किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन इस सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इसी दिशा में सरकार के साथ साथ आरबीआई ने भी इसकी कमी को दूर करने का कदम उठाया, अर्थात सरकार ने जहां करों में कटौती की है तो वहीं आरबीआई द्वारा इसकी परिभाषा को पुनर्परिभाषित करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों के द्वारा लोन दिए जाने की व्यवस्था को सुगम बनाया है। अतः सरकार को न केवल पीएम किसान जनधन योजना व साथ ही पीएम मुद्रा के साथ साथ ट्राइफेड पोर्टल के माध्यम से जल्द वित्त पोषित कराया जाए तथा इन क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को भी आश्वासन देकर उन्हें पुनः पलायन की समस्या से वापस लाया जाए। अतः सरकार को न केवल इन एमएसएमई को बूस्ट करने की आवश्यकता है बल्कि इनकी अवसंरचना निर्माण के साथ साथ इस पर निवेश को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और जब ये चीज़ें हम कर लेंगे तो न केवल हम अपनी इकोनॉमी को फिर से रिवाइव कर पाएंगे बल्कि लोकल से वोकल और आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को मजबूती से क्रियान्वित कर पाएंगे। साथ ही हम क्रेडिट गारंटी योजना के जरिए इसमें काम करने वाले लोगों को ये श्योरिटी दे पाएंगे कि वास्तव में सरकार एमएसएमई के प्रति कितना सजग है। आप ऐसे बताइए निष्कर्ष को थोड़ा और अच्छे से, ठीक है। तो आप समझ गए कि वास्तव में आप कैसे अपने प्रश्न को और बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, कैसे अपनी भाषा शैली को ग्रंथित कर सकते हैं और कोशिश करना कि नेक्स्ट टाइम से ये वाली गलती ना हो। अगर नेक्स्ट टाइम से वाली गलती होगी तो हम आपका आंसर नहीं चेक करेंगे और सीधा बता देंगे कि जब तक आप ये गलती नहीं सुधारेंगे तब तक आपका आंसर नहीं चेक होगा। देखिए बात होती है कि जब हम आपका एक बार गलती बता दें माफ़ी के योग्य है, दोबारा गलती बता दें माफ़ी के योग्य है, तिबारा गलती बता दें वो भी माफ़ी के योग्य है, लेकिन बार बार गलती बताएं तो फिर दिक्कत होता है ना। और आज 16 दिन होने जा रहे हैं आंसर राइटिंग के और आप तो पहले भी आंसर हमारे में लिखते थे, पहले आप बहुत अच्छा लिखते थे, पहले आप यहीं से आंसर की शुरुआत करते थे, लेकिन इस बार आपने जो सेकेंड फेज में 2.0 में आपने जो आंसर लिखने की शुरुआत की है उसमें ये मौलिक भूल आप कर रहे हैं, तो ये मौलिक भूल आपको नहीं करनी है, ठीक है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।